प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो में आज हम जानेंगे बेटा आवेशों के गुणों के बारे में। मतलब आवेश कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बेटा बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, आवेशों के गुण। तो देखते हैं बेटा पहला गुण क्या है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है ये बेटा? सजातीय आवेश, समान आवेश। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, आप सजातीय आवेश कहिए या समान आवेश कहिए, बात एक ही है। ठीक है, क्या है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ रहे हैं बेटा? समान आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब धक्का देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि हमने इससे पिछले वीडियो में जाना था, गिलबर्ट ने बताया था कि समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में सिद्ध किया था कि समान आवेश, चाहे वे दोनों प्लस के हों चाहे वे दोनों आवेश माइनस के हों, उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल ही काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ दो बॉडी ली हैं, ये दो वस्तुएं ली हैं, ए और वी। तो ए पर भी प्लस चार्ज है बेटा, प्लस आवेश है, धन आवेश है। बी पर भी बेटा धन आवेश है। और लेकिन इनके जो फोर्स लगने की डायरेक्शन है वो क्या है बेटा? देखिए बी पे फोर्स लग रहा है इस साइड को और ए पे फोर्स लग रहा है उस साइड को, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? जब दो धातुएं या दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होता है? वो प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए इसको समझने के लिए वस्तु ए तथा वस्तु वी पर समान नेचर का यानी समान प्रकृति का आवेश है, और वह कैसा आवेश है बेटा? धन आवेश है। जब इनको पास पास रखा जाएगा बेटा तो वस्तुएं क्या होंगी? एक दूसरे से दूर हटेंगी, यानी प्रतिकर्षण होगा। वस्तु बी इधर की ओर को जाएगी। एफ का मतलब क्या है? फोर्स, यानी जो वैद्युत बल लग रहा है वो इस ओर को लग रहा है, और वस्तु बी ए पर जो बल लग रहा है वो उस ओर को लग रहा है बेटा। बस समझ रहे बेटा? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि समान आवेशों के बीच जो फोर्स काम करता है बेटा, कौन सा काम करता है? प्रतिकर्षण बल, यानी रिपल्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, या आप यूँ समझ लिए, ये तो मैंने बात करी दो धन आवेशों की। अब मैं दो ऋण आवेशों की बात करता हूँ। मान लीजिए सी तथा डी दो बॉडी हैं या दो वस्तुएं हैं जिनके चार्ज क्या है? माइनस क्यू, यानी नेचर जो है बिल्कुल एक समान है बिल्कुल। लेकिन इसकी फोर्स पे अगर हम बात करें तो वस्तु सी जो है वो इस ओर को प्रतिकर्षित होती दिखाई दे रही है, एफ की डायरेक्शन है ये। वस्तु डी जो है वो इस ओर को प्रतिकर्षित होती दिखाई दे रही है, यानी एफ की डायरेक्शन को, यानी बल की जो डायरेक्शन है, बल की जो दिशा है बेटा, वो क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। और विपरीत है इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें यानी वस्तु सी में और वस्तु डी में क्या हो रहा? प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी वस्तु सी और डी के बीच में क्या काम कर रहा है बेटा? प्रतिकर्षण बल ही काम कर रहा है। एक बार फिर समझिए कि सजातीय आवेश यानी समान आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब वो दूर दूर हटते हैं। बात समझ में आ रही है? चाहे वो दोनों बेटा प्लस के चार्ज हों चाहे वो दोनों माइनस के चार्ज हों, लेकिन उनके बीच में जो बल काम करेगा, कौन सा काम करेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा। इसके विपरीत पढ़ते हैं बेटा। इसके विपरीत क्या है? विजातीय आवेश। विजातीय आवेशों को बेटा विपरीत आवेश भी कहा जाता है। एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी गिलबर्ट ने अपने प्रयोग नंबर 3 में बताया था कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? वो आकर्षण करते हैं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि रेशम पर रगड़ी कांच की छड़ेली थी, वो पॉजिटिव थी, और बिल्ली की खाल पर रगड़ी एवोनाइट की छड़ थी, वो ऋणावेशित थी। जब उनको पास पास लटकाया था तो बेटा क्या हुआ था? वो पास पास आई थी। कैसा आई थी? वो पास पास, यानी उनमें क्या हो गया था? आकर्षण हुआ था। तो उसी एक्सपेरिमेंट में गिलबर्ट ने बताया था कि विपरीत आवेश यानी विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। अर्थात उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? आकर्षण बल काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि समान आवेश चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों निगेटिव हो, उनके बीच में बल कौन सा काम करेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, जबकि
अगर आवेश अपने विपरीत है यानी विजातीय आवेश हैं तो उनके बीच में बल कौन सा काम करेगा बेटा? आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आवेश की? दूसरी प्रॉपर्टी ये बेटा मैं आपको मौखिक की समझाता हूँ पहले। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात सुन रहे हैं बेटा? आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। क्या है बेटा? आवेश का संरक्षण। क्या होता है बेटा आवेश का संरक्षण? आइए देखते हैं आवेश के संरक्षण के अनुसार। तो क्या है देखिए बेटा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बस समझ में आ रही है बेटा? और इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। यानी अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि आवेश के संरक्षण नियम को लिखिए बेटा, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊँ आप लोगों को। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए इधर ध्यान से, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटा कि मान लीजिए कि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। ठीक है, इसका मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ। बात समझ में आई बेटा? तो सपोज करिए कि वस्तु ए प्रारंभिक अवस्था में उदासीन होगी, यानी इस पर नेट आवेश धनावेश और ऋणावेश बिल्कुल बराबर होंगे, यानी कोई भी नेट आवेश नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार वस्तु बी पर भी धनावेश और ऋणावेश बिल्कुल बराबर होंगे, इस पर भी नेट आवेश कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी दोनों वस्तुओं में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब मेरा क्या है, हम समझना क्या चाहते हैं उस टॉपिक की हम बात करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि वस्तु ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसकी वस्तु बी पर ट्रांसफ़र हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, देखिए बेटा। ठीक है, तो बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज किस वस्तु पर आ रहा है? अब बी वस्तु पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? वस्तु पहले तो उदासीन थी, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर थी, जिनके कारण वस्तु बी पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन वस्तु बी में 2 इलेक्ट्रॉन आकर प्रवेश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ऋणावेश की क्या होती है बेटा? वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आके प्रवेश करेंगे तो इसमें बेटा डबल नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल नेगेटिव का साइन। इस चीज़ को बेटा ऐसे भी लिख देते हैं हम, बी और 2 नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो बेटा डबल माइनस कहिए या 2 नेगेटिव कहिए, ये क्या है? आपका ऋणावेश है। अब देखिए वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बेटा कौन सा चार्ज होता है? उस पर धन आवेश होता है। तो यानी इस पर डबल प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? डबल प्लस। और ये डबल प्लस क्या है बेटा? आपका धन आवेश है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बेटा अगर मैं बात करूँ दोनों वस्तुओं की, वस्तु ए की और वस्तु बी का नेट आवेश देखूँ तो इस पर डबल क्या है? निगेटिव है। इस पर डबल क्या है बेटा? पॉजिटिव है। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए अलग समझाऊँ तो होगा 2e। ठीक है, माइनस का है ये आपके लिए। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 2e ये का है बेटा? प्लस का है। अगर मैं दोनों का टोटल आवेश देखूँ तो प्लस का 2e माइनस के 2e से क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को अगर बराबर मान होता है एक दूसरे को क्या क्रॉस कर देती है, मतलब काट देती है, यानी वो एक दूसरे आपस में क्या होते हैं? निरस्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी को लास्ट में कहा गया है अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। कभी भी बेटा कहने वाला मेरा ये है, ये बात ये कहना चाहती है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए, ठीक है, तो इधर डबल माइनस आया होगा, तो ऐसा नहीं होगा इधर 3 प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आई बेटा? यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकले हैं, इसके अंदर एंट्री करें तो इस पर डबल नेगेटिव ही आएगा। बात समझ में आई? और इस पर डबल पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हुआ था तो दोनों वस्तुएं उदासीन थी। अगर मैं इनका नेट चार्ज जोड़ूँ +2e इसका और -2e इसका, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा बेटे? 0 ही मिलेगा, जो कि पैरारंभ में आवेश था। नेट आवेश दोनों पे कितना था? 0 था। इस पर भी कोई आवेश नहीं था, इस पर भी कोई आवेश नहीं था। आवेश कैसा आया? यानी ये चार्ज वस्तु होगी, कैसे हुई? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से।
ठीक है। वस्तु ए ने इलेक्ट्रॉन क्या करें, त्यागे हैं, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। वस्तु बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें बेटा, उसमें क्या नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, बात समझ में आई। और मैं इसका दोनों वस्तुओं का नेट आवेश देखूं, दोनों को जोड़ूं, तो प्लस का 2e माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट आवेश क्या रहेगा बेटा आपका, शून्य ही रहेगा। ना आवेश बढ़ेगा ना आवेश घटेगा, क्योंकि प्रारंभ में कितना था, शून्य था, इसका भी शून्य था, इसका भी शून्य था, तो प्रारंभ में जोड़ के देखते दोनों तब भी तो शून्य ही होता। और हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करने के बाद दोनों वस्तुओं का आवेश जोड़ेंगे तो भी बेटा शून्य ही आएगा। ठीक है, तो इसी को कहा गया बेटा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जबकि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है बेटा, स्थानांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब मेरा बेटे, आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन आया है तो उसका चार्ज भी उसके साथ आया है। कहने का मतलब मेरा ये है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपना तीसरा टॉपिक लेते हैं बेटा। तीसरा टॉपिक है अपना, देखिए, वैद्युत आवेश की योज्यता। वैद्युत आवेश की योज्यता मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है वैद्युत आवेश की योज्यता। मान लीजिए कोई सिस्टम है, यानी कोई निकाय है। ठीक है, अगर वो कोई निकाय है तो बेटा वो एक ही पार्टिकल से तो मिलकर के बना हुआ नहीं होगा। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है एक फैमिली, जैसे हम और आप लोग परिवार में रहते हैं, तो परिवार बेटा कब बनता है, एक इंसान से तो परिवार बनता नहीं है। यानी किसी परिवार में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, या मैक्सिमम और भी कुछ हो सकती है। बात समझ में आ रही है। यानी परिवार कब कहलाता है, कोई भी समूह जब कहलाएगा जब उसके अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति उसके अंदर हो। तो वही फिजिक्स की बात है बेटा कि निकाय एक ऐसा ग्रुप है, यानी ऐसी वस्तु होती है निकाय कि वो अनेक कणों से मिलकर बनी होती है। यानी निकाय के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आपके मॉलिक्यूल हो, चाहे वो बेटा आपके आयन हो। मगर निकाय का जो मेन कारण है, वो अर्थ है, वो ये है बेटा कि उसके अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल अवश्य ही होंगे। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो निकाय का अर्थ समझ में आया आपको कि यानी निकाय एक ऐसी परिभाषा है, जिसकी ऐसी परिभाषा है कि उसके अंदर 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो। तो मान लीजिए बेटा ये कोई निकाय है, ये क्या है, कोई ये निकाय है। ठीक है, और ये इसके जो मैंने लिया आगे डॉट डॉट करें, ये 1 2 3 4 5 आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ब्लू कलर से, तो लेकिन ये निश्चित नहीं, ये 5 ही हैं। ठीक है, ये एन है, इन अब कणों की जो संख्या है वो क्या है बेटा, एन है, यानी बहुत सारे कण इसके अंदर हैं। ठीक है, और एक जैसे एक आवेश कैसे एन पे, पहले कण पे Q1, दूसरे पे Q2, Q3, Q4, और ये क्या है Qn। Qn का मतलब क्या है बेटा, इस निकाय के अंदर बहुत सारे कण हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर समझिए बेटा, ये कोई निकाय है, ये यानी कोई सिस्टम है जो किससे मिलकर बना, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 डॉट, और कितने पार्टिकल हैं इसके अंदर, n पार्टिकल है बेटा। कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल। तो अगर मैं पूरे निकाय का आवेश अगर मैं जोड़ करके देखूं, बात समझ में आ रही है, अगर मैं पूरे निकाय का आवेश अगर जोड़ करके देखूं तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, मुझे मिलेगा बेटा ये Q का मतलब क्या है बेटा, पूरे सिस्टम का आवेश है, तो क्या Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट 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 Qn। इस माइनस का मतलब क्या है बेटा कि हमने Q3 को जो लिया वो नेगेटिव साइन के साथ लिया है, और Q4 को भी क्या के साथ लिया बेटा, नेगेटिव साइन के साथ लिया। लेकिन जब इनको जोड़ेंगे बेटा तो ये इनका क्या है, बीजगणितीय योग है बेटा। क्या है ये, बीजगणितीय योग है। बात समझ में आ रही है। यानी कोई सिस्टम है और वो n पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn है। ठीक है, और निकाय के टोटल आवेश की बात करूँ तो वो क्या आएगा बेटा, इस राशि से आएगा, और इस राशि को हम क्या बोलते हैं बेटा, बीजगणितीय योग। यानी सब क्या है, ये वेरिएबल राशियाँ हैं, कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं है Q1, Q2। बात समझ में आ रही है। तो इसी को कहा गया है बेटा, क्या है, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही मैंने यहाँ लिख के बताया, माना कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिन पर क्रमशः
Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 डॉट 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 प्लस Qn आवेश हों, तब निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश का मतलब किस चीज़ से बेटा, इस पूरे जो सिस्टम का कुल आवेश है वो बेटा मैंने क्या माना, क्यू माना है, क्या माना है, क्यू। और जिसको एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 माइनस Q3 और माइनस Q4 और प्लस डॉट डॉट Qn। बात समझ में आ रही है। तो यही है बेटा आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम, यानी कोई सिस्टम है और वह n कणों से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो उस निकाय के अलग अलग कणों के अगर आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट और Qn हो तो कुल आवेश के साथ से शो करेंगे बेटा हम इस तरीके से शो करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है अपना, तो बेटा अपना अगला टॉपिक है, ध्यान से समझें, चौथा जो गुण है आवेश का वो है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आवेश का क्वांटीकरण, एक दो बार एग्जाम में रिपीट हो भी चुका है, इसलिए ज़रा ध्यान से समझो और बहुत ही आसान है बेटा। क्या है आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, पहले मैं आपको ओरल समझाता हूँ क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कहता है बेटा कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है। अनिश्चित रूप क्या होता है बेटा, और मैं अभी एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा आपको कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी नहीं बांटा जा सकता। क्यों नहीं बांटा जा सकता, करेंगे ये बात। और कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, निश्चित में अनिश्चित में क्या अंतर है। मान लीजिए कि आप कक्षा में बैठे हैं, ठीक है, आपके अध्यापक कक्षा में आपसे बोले कि बेटा मुझे गिन करके बताओ कितने बच्चे क्लास में हैं। बात समझ रहे हैं आप बेटा, आपके अध्यापक ने आपसे बोला कि मुझे इस कक्षा के छात्र और छात्राओं को गिन के बताओ कितनी संख्या है सभी की। तो आप बताओगे बेटा जितने छात्रों के, अगर 30 छात्र हैं तो आप बोलोगे 30 छात्र हैं टोटल। अगर आपकी क्लास में 40 छात्र हैं तो आप 40 बताओगे। बात समझ में आ रही है। अगर 10 छात्र तो आप 10 बताओगे, 12 छात्र तो आप 12 बताओगे, ठीक है। लेकिन कभी बेटा ऐसा नहीं कहोगे कि 12.5 छात्र हैं। बात समझ में आ रही है। ये कभी कह पाओगे, समझो मेरी बात तो कहने का चाह रहा हूँ, यानी कभी भी आप ऐसा नहीं बोलोगे 12.5 छात्र हैं या 15.5 विद्यार्थी आए आज कक्षा में, ऐसा कभी नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं बोले, पहले आपने बोला 20 30 या 10 12, तो वो तो निश्चित नंबर थे, लेकिन आपने जो बोला बाद में 12.5 15.5, ये अनिश्चित नंबर है। बस समझ में आ रही है। तो इसी को कहा गया बेटा आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है, इसके मध्य नहीं। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, उसके चार्ज को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा कितना आवेश होता है, E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा तो उतना ही चार्ज उसके साथ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा तो 2 का चार्ज उस पर आ जाएगा, +2E हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3E हो जाएगा। लेकिन कभी बेटा कौन सी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को, कई बेटा ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे 3/2E 3/5E। बात समझ रहे हैं बेटा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 2 बॉडी हैं बेटा तो 2 बॉडी के अंदर होगा क्या कि मान लीजिए 2 बॉडी हैं आपके पास, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है इधर को, बात समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, मान लीजिए 2 भी आ सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें अलग से, तो कभी ऐसा नहीं होगा बेटा कि 3/2 इलेक्ट्रॉन इधर को आए हों, 3/2 इलेक्ट्रॉन इधर को आए, ये चीज़ गलत है। बात समझ में आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 5, यानी पूरी संख्या तो कोई भी आ सकती है, लेकिन कैसे नहीं आएगी 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1.5 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन। 1.5 का मतलब क्या हो गया, 1 और आधा, तो आधा तो हो नहीं सकता ना। बात समझ में आ रही है। जिस प्रकार से 12.5 विद्यार्थी कक्षा में नहीं आ सकते, ठीक है, उसी प्रकार से 1.5 इलेक्ट्रॉन भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। तो इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता।
ठीक है बेटा, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा बेटा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है, इसके मध्य नहीं। यानी इस ई के साथ 1 की गुणा भी हो सकती है, बात समझ में आ रही है, 2 की गुणा भी हो सकती है, 3 की गुणा भी हो सकती है। यानी अगर मैं 2 की गुणा कराऊँ तो 2 × हो जाएगा बेटा आपका, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के कुल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 3 × 10⁻3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गुणा करेंगे हम 2 की कर सकते हैं, 3 की कर सकते हैं, 4 की कर सकते हैं, 5 की कर सकते हैं, लेकिन कभी बेटा ई के साथ इस नंबर की कभी गुणा नहीं करेंगे, 3/2 की, 3/5 की। बात समझ में आ रही है। तो बेटा इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ बेटा कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी नहीं बांटा जा सकता। ठीक, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण, इसका स्थानांतरण बेटा आवेश का स्थानांतरण। आवेश क्यों, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा रहा है तो आवेश भी जा रहा है, तो आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इस ई के वैल्यू क्या 1.6 है, इसका पूरी संख्या गुण हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है। बात समझ रहे, जैसे 1 की करोगे तो 1 × और 1 इलेक्ट्रॉन गया तो, और 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 × 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3, इस टाइप से। और ई की वैल्यू इक्वल ही रहेगी क्योंकि कॉन्स्टेंट है, वो क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बेटा आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए बेटा धन्यवाद। मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में।